नगरपालिका चुनाव में मतदान होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रहे हैं और 28 जनवरी को मतदाता इन कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय जो उम्मीदवार में मैदान है उनके भाग्य का फैसला कर देंगे। अब की बार राजनीतिक विशेषज्ञों की बात माने तो राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अब जो बोर्ड है वो बिना निर्दलियों के संभव नहीं है। निर्दलियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है और दोनों ही पार्टियां हैं वह जादुई आंकड़े के आसपास जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों का दावा है कि वो बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी और अपने दम पे बोर्ड बना लेगी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के जो बागी मैदान में उतरे हुए हैं वो जीत के आते हैं तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। इसी प्रकार की स्थिति वार्ड नंबर 2 में बनी हुई है। वार्ड नंबर 2 में भाजपा के बागी मुकेश राजपुरोहित मैदान में है। मुकेश राजपुरोहित ने भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन भाजपा ने उनको नकारते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया और मुकेश राजपुरोहित ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर मंत्रणा करके और निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया है। मुकेश राजपुरोहित से जानते हैं कि आपने भाजपा से टिकट मांगा है, आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और अब भाजपा से बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ लिया है, तो ये फैसला किस प्रकार लिया गया है? देखो, हमने भाजपा से बगावती तेवर नहीं अपनाए हैं। हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता है बीजेपी, मैं भी हूँ और भी है, उनके मान सम्मान की बात है। उनके मान सम्मान के बात को रखा नहीं गया, उनके सम्मान को रखा नहीं गया, इसलिए हमने निर्णय किया कि निर्दलीय लड़ेंगे। इन्होंने फैसला किया कि निर्दलीय लड़ेंगे, समर्थकों की और कार्यकर्ताओं की बात का मान सम्मान नहीं किया गया, तो इनका जो एक ग्रुप है वो निर्दलीय ताल ठोक रहा है। आपके वार्ड के अंदर 5 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और 5 उम्मीदवारों के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, आप क्या मानते हैं कि 5 उम्मीदवारों के बीच के अंदर जो कांग्रेस और भाजपा है वो कहाँ नजर आ रही है? देखिए, मुझे कांग्रेस तो कहीं नज़र नहीं आ रही। रही बात भाजपा की, तो मैं मेरी सीधी फाइट भाजपा से ही मानता हूँ। निर्दलीय दो मैदान में है, ठीक है, उनका है, लेकिन वजूद नहीं है। मेरी नज़र में ये है कि मेरी सीधी फाइट भाजपा से है। तो मुकेश राजपुरोहित है वो अपनी टक्कर है, वो अपनी मूल पार्टी भाजपा से ही मानते हैं। भाजपा बनाम बागी के बीच में टक्कर है, ये मान रहे हैं। कांग्रेस कहीं भी नहीं है और निर्दलीय है, उनसे भी वो अपनी टक्कर नहीं मान रहे हैं। लेकिन इनके दावे कितने सच है वो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। आप चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं और भाजपा से भी उम्मीदवार उतारा गया है, तो आप में और भाजपा उम्मीदवार में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, उम्मीदवार में तो अंतर है। पार्टी से टिकट लेने से उम्मीदवार को ठोस नहीं हो जाता। पार्टी के कार्यकर्ता है जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। मैंने भी 3 साल मेहनत की है वार्ड के लिए, ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उन मेहनत और अपनी लगन के हिसाब से मैंने टिकट की दावेदारी की थी। और जो फिलहाल में जो अभी दावेदार है पार्टी का जो भी है, तो उनका कोई ज़मीनी वजूद नहीं है, न सक्रिय कार्यकर्ता में रहे, न पार्टी में लंबे टाइम से है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसी को टिकट मिलना चाहिए। आपको लगता है कि भाजपा ने जो टिकट दी है रमेश पापटान को, तो रमेश पापटान के पास सिर्फ टिकट ही है, भाजपा के मूल रूप से वो कार्यकर्ता नहीं है जो सक्रिय रहा करते थे? बिल्कुल, यही मेरा कहना है। मुकेश राजपुरोहित का कहना है कि भाजपा ने जिस उम्मीदवार को टिकट दी है उस उम्मीदवार के पास सिर्फ टिकट ही है, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ताओं की जो फौज है, युवाओं की जो फौज है, वो मुकेश राजपुरोहित अपने साथ पा रहे हैं। मुकेश राजपुरोहित का कहना है कि वो मेरे साथ है। तो मुकेश जी, ये आपके साथ है, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, तो क्या आपको लगता है कि उस फौज के दम पर जो आप है वो वार्ड नंबर 2 का जो गढ़ है वो फतेह कर देंगी और निर्दलीय का झंडा फहरा देंगी? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव कार्यकर्ता ही जिताते हैं। कैंडिडेट एक चेहरा होता है, एक जरिया होता है अपनी बात आगे रखने का। चुनाव कार्यकर्ता समर्थक उन्हीं के बल पे जीता जाता है, और मेरे साथ वो कार्यकर्ता और समर्थक दोनों हैं। आपके साथ कार्यकर्ता और समर्थक दोनों हैं। आपका वार्ड नंबर 2 है वो 2 और 1 नंबर से काट कर बनाया गया है और कुछ आपका जो 2 का ज़्यादातर हिस्सा है वो 3 में चला गया है। तो अब अपन वर्तमान 2 की बात करें तो 2 में वो कौन से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए और जिनको लेकर आप वो कार्य करवाने को लेकर वोट मांग रहे हैं? देखिए, एक तो वार्ड नंबर 1, 2 और 3 तीनों का ये एक आम रास्ता है, रेलवे फाटक के ठीक सामने, जहाँ पे गंदे पानी के जल भराव की समस्या रहती है 12 महीने। तो ये मुद्दा मैंने 3 साल पहले भी उठाया था, उसके लिए संघर्ष भी किया था। राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। काम भी हुआ था, टेंडर भी हुआ था, लेकिन बीच में काम रुक गया और उसी के कारण मुझे मैदान में आना पड़ा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पावर नहीं था, तो काम मैं आगे बढ़ा नहीं सका। तब मैंने सोचा था कि अब पावर में आके ही काम को करवाएंगे। पहला मुद्दा
ये जल भराव की समस्या का। दूसरा एक अस्थायी गिनानी है जो ऊपर पीएचसी हॉस्पिटल और स्कूल के बीच में बनी हुई है, वहाँ भी ये बहुत सालों से समस्या है। एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी पीछे 2-3 महीने पहले। तो ये मुद्दे मेरे दो तो मेन है। तीसरा जो सामुदायिक भवन बना हुआ है उसका हालत ये हो गई कि उद्घाटन हुआ नहीं और जर्जर अवस्था में है। तो हमारा तो ये निर्णय है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 7 दिवस के अंदर उसको रिपेयर करा के वापस उद्घाटन करवाएंगे और जनता के उपयोग योग्य बनाएंगे। सामुदायिक भवन को आप क्यों रिपेयर करवा रहे हैं? उसका उद्घाटन हुआ नहीं, उससे पहले वो जर्जर हो गया, तो निश्चित रूप से बनाने वाली एजेंसी की लापरवाही रही है। उस एजेंसी पर वाद दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी शिकायत होनी चाहिए, उस एजेंसी की गारंटी होती है कि वो उसे ठीक करे। तो ये आपको ये करना चाहिए। उसी तरीके से काम करेंगे जिस हिसाब से सिस्टम चलता है कि जिस एजेंसी को ठेका है तो उसी से रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद ही उद्घाटन करवाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि मतलब सामुदायिक भवन में के अलावा और भी आपके वहाँ निर्माण कार्य हुए थे, तो क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, इस बात की अभी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता। सिस्टम के आने के बाद ही पता चलेगा उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ। हम सुना है हमने और सोशल मीडिया पे हमने देखा भी है कि आपने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं? मैं तो मुख्यतः ये 3 मुद्दे जो मैंने आपको बता ही दिए। उसके अलावा हमारा एक मिशन है कि जहाँ ये अस्थायी गिनानी बनी हुई है उसको वहाँ से हटवा के और पब्लिक पार्क बनाया जाए। गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उसको सदुपयोग लिया जाए ताकि भविष्य में वहाँ पे कब्जे न हो सके, और वहाँ पे जब सार्वजनिक पार्क बनेगा तो लोगों के काम आएगा और जनहित का काम है। दूसरा, जो 3 या 4 ऐसी वंचित सड़कें हैं जो आज तक के इतिहास में ही नहीं बनी है, वो इसीलिए नहीं बनी कि वहाँ पे उनका वोट बैंक नहीं था। तो मेरा ये भी टारगेट है कि वहाँ पे वो सड़कें बने। ये नहीं देखें इन्होंने अपना वोट दिया कि नहीं दिया, सबको समान भाव से रखते हुए और काम करने की बात है। निश्चित रूप से नाली और सड़क आदि की रोशनी की जो व्यवस्था है वो लगभग शहर के अंदर है, कुछ जो भारी वार्ड है उनमें नहीं है। इसलिए इस चुनाव में कुछ नए मुद्दे आ रहे हैं जिनमें जैसे मान लो सीसीटीवी है, वार्डों के अंदर पार्क बनाना है, पार्क के अलावा झूले लगाना है। तो निश्चित रूप से सरदार सराफ एक नए विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो नए मुद्दे भी में प्रवेश कर रहे हैं। पार्कों में भी, वार्ड के अंदर भी अगर छोटे छोटे पार्क हो तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य का सुधार भी होगा, बीमारियां कम भी होगी, ये बात तो निश्चित है। मुकेश, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से पहले राम नगर वार्ड नंबर 1 हुआ करता था, फिर उसके 1 के 2 हो गए, अब फिर 2 से 3 हो गए। तो मतलब भौगोलिक क्षेत्र तो वही है। हो सकता है 10 वर्षों में कुछ जनसंख्या भी मतलब अपने हिसाब से बढ़ी है, औसत के हिसाब से बढ़ी है। तो इन 1 वार्ड माने या 3 माने, इस क्षेत्र के अंदर पिछले 10 सालों से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? कांग्रेस का पिछड़ने का कारण तो विकास का मुद्दा ही है। मैं यही मानता हूँ। कांग्रेस का राज था तो उस टाइम उन्होंने विकास नहीं किया, ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर वो लोग ईमानदारी से काम करते तो आज पिछड़ते नहीं। सबसे बड़ा कारण तो मैं यही मानता हूँ। दूसरा, उनका खुद का जो व्यक्तिगत हित जिन्होंने ज़्यादा देखा, इस वजह से वो पिछड़ते गए। सबको साथ लेकर चले नहीं, अपने भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले नहीं, और वही स्थिति जो कांग्रेस की हुई थी उसी की शुरुआत में मानता हूँ कि आज बीजेपी करने जा रही है। इन 5 नंबर की अपन बात करें, नोटों से 6 नंबर हो जाएंगे, तो ईवीएम में दबाने लायक 6 बटन होंगे। तो आपको क्या लगता है जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस से मतलब कि किस क्रम पे जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? आप टक्कर में तो नहीं मानते? फिलहाल मैं कांग्रेस को तीसरे नंबर पर मानता हूँ। कांग्रेस को तीसरे नंबर पर मानते हैं, अपनी टक्कर कांग्रेस से नहीं मानते, अपनी टक्कर है वो भाजपा से मानते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं और निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और दोनों ही पार्टियां को बराबर के उम्मीदवारों की जरूरत हो जाती है, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं उसी के साथ जाना पसंद करूँगा जहाँ जनता का हित होगा। सत्ता के साथ जाना फायदेमंद रहेगा क्योंकि उससे वार्ड का काम होगा, वार्ड का विकास होगा। अब बोर्ड किसका बनेगा वो तो वक्त तय करेगा। सत्ता का मतलब क्या समझे? सत्ता का मतलब जिसका बोर्ड बने, चेयरमैन जिसका बैठेगा उसी का साथ चलेगा। चेयरमैन तो आपके साथ जाने से बनेगा, ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो भाई स्थिति अगर बहुमत का आंकड़ा होता है किसी एक पार्टी का तब तो स्थिति क्लियर हो जाएगी, और उस स्थिति में अगर नहीं होता है तो मेरा तो सिस्टम ये है कि एक नई परंपरा शुरू करके वार्ड के जो वासी है जिन्होंने वोट दिया है
उन्हीं से राय करके आगे चलेंगे। मतलब जिन कार्यकर्ताओं ने आपको चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित किया है उनसे आप उनसे राय करके फिर आगे फिर आगे बढ़ेंगे। नगर पालिका में आप पहुंच जाते हैं, वोट चाहे किसी का ही बने, एक वार्ड मेंबर अपने हिसाब से रखता है तो वो अपनी जो बात है वो वहाँ लिखित में दे सकता है। साधारण सभाओं की जो बैठक होती है उस बैठक में भी मुद्दा उठा सकता है। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो और कौन से रास्ते हो सकते हैं आपके पास? और बहुत से रास्ते हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि चाहे तो बहुत से तरीके से काम करवा सकता है, जैसे धरना प्रदर्शन करके, अनशन करके। अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि मेरा काम कुछ कारण से नहीं हो रहा है, होने वाला है और नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, उस हिसाब से काम हो सकते हैं। तो बात को मनवाने के लिए बलपूर्वक भी काम किया जा सकता है। तो फिर ये माने कि जब तक विकास नहीं होगा तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। अगर नगर पालिका बोर्ड आपकी बात सीधे तरीके से मानता तो अच्छी है, वरना मतलब अंगुली टेढ़ी करने में भी कोई दिक्कत में इज्जत महसूस नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता नहीं कि मेरा मुख्य जो उद्देश्य है वो काम करवाना ही है, वार्ड का विकास करवाना है, उसी के लिए मैं आया हूँ। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे वार्ड का विकास 5 साल में मैं जितना कर सकूँ, मेरे से जितना हो सके उतना विकास, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, उनका सामना करना पड़े, बागी बनना पड़े, विरोध में होना पड़े, वो सब करूँ। मुकेश, आप मेरा आपसे लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है कि आप जब मतदाताओं के बीच में जाते हैं और मतदान की जब अपील करते हैं तो वार्ड के मतदाताओं का आपके प्रति क्या रुझान नजर आ रहा है? किस प्रकार का की भावना या सहयोग है या आशीर्वाद है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल पूरे वार्ड का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और पूर्ण समर्थन और बहुमत से मिल रहा है। उनको लग रहा है कि इस बार कोई अच्छा कैंडिडेट आया है जो शिक्षित है, युवा है और अपनी बात आगे तक पहुंचा सकता है, कुछ नया कर सकता है। उनकी उम्मीद है मुझसे कि ये बंदा कुछ नया करेगा और मुझे लगता है कि वो मुझे पूर्ण समर्थन देंगे। आपको पूर्ण समर्थन देंगे, आप नए हैं, युवा है। इसके अलावा अगर आप मतलब नगर पालिका में जीत कर जाते हैं और तय आप अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर ये तय करेंगे कि मतलब किसके साथ जाना है, लेकिन जो संघर्ष की बात है उसमें आपकी जो आज साथ में टीम है वो मतलब संघर्ष का अगर रास्ता अपनाया जाता है, आंदोलन का रास्ता अपनाया जाता है तो किसी हद तक आपके साथ जाने के लिए तैयार दिखाई देती है। बिल्कुल, ये तो चलो मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, कुछ महीने पहले मैंने जब रोड के लिए और नाली के लिए संघर्ष किया था तब भी मेरी टीम रोड को जाम करने के लिए भी तैयार थी और किया भी था, तो उस वक्त भी साथ थी। तो अब तो पूरे वार्ड का सवाल है, तो साथ होना जायज़ है। 3 साल से आप वार्ड मेंबर के चुनाव को लेकर भी सक्रिय हैं, इसमें वर्किंग भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। तो अब आपने वार्ड के अंदर जनसंपर्क के दौरान 1 या 2 दौर या इससे ज़्यादा दौर पूरे कर लिए होंगे और वार्ड में 5 उम्मीदवारों के हिसाब से आपने वोटों का डिवाइडेशन भी किया होगा। तो आपको क्या लगता है, भाजपा के साथ अपनी टक्कर मान रहे हैं, कितना भाजपा में और आप में कितना मार्जिन रह सकता है या फिर कांटे के मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है? देखिए, कांटे का मुकाबला तो मैं नहीं मानता। पलड़ा फिलहाल के टाइम में मेरा ही भारी है और मैं ये मानता हूँ कि 100+ का डिफरेंस रहेगा जीत का, ये मेरा मानना। 100+ का आप आंकड़ा मानते हैं, लेकिन अब आपका आंकड़ा कितना सही साबित होता है इस वीडियो के माध्यम से हम मतगणना के बाद ही ये तय कर पाएंगे कि आपका आंकड़ा कितना सही है। आप अपने मतदाताओं को इस वीडियो के माध्यम से वोट मांगने की अपील करते हुए कह सकते हैं कि जो आपकी अपील है वो बता सकते हैं। मैं मेरे वार्ड से यही अपील करूंगा कि इस बार वार्ड के विकास के लिए मुझे वोट दें और देखें कि एक युवा शिक्षित प्रतिनिधि कितना काम करवा सकता है, वार्ड के लिए क्या कुछ कर सकता है। पीछे जितनों को देखा उसको भूल जाइए, आगे के लिए आप मुकेश राजपुरोहित को ही वोट और सपोर्ट करें। मुकेश राजपुरोहित को वोट और सपोर्ट करें, ये इनका कहना है। निश्चित रूप से हर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने अपने और वादे और एजेंडे रखता है और वो चाहता है कि उसे वोट दिया जाए, लेकिन ये भी मतदाताओं का पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो किसे चुने। उनके सामने जो ईवीएम में विकल्प है वो उन्हें चुनने के लिए एकदम स्वतंत्र है, लेकिन इस चुनाव में निर्दलियों की बड़ी भूमिका रहती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और भाजपा अपना अपना वार्ड बनते हुए दिखाई दे रही है।